मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज बांसवाड़ा उदय डूंगरपुर एरिया के लोग घरों से तो विस्थापित है, बच्चों से विस्थापित है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। न्यूज जनशक्ति ने बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा से आदिवासियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर व भारतीय ट्राइबल पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट सिर्फ न्यूज जनशक्ति पर। आज हमारे बीच में है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। डूंगरपुर से डॉक्टर वेलाराम जी गोगरा, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने आदिवासी हितों को लेकर अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आज हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। सर, पहले हमको स्वागत सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जनशक्ति टीवी चैनल से ग्रासिया जी ने आकर आज मेरे साथ में चर्चा करने का प्रयास किया और इन्होंने जिस तरह से अपने बैकग्राउंड में कहा कि निश्चित ही मेरे एक जीवन में इस आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक काम करने का जो मेरा अनुभव रहा है, उसको बारे में जानने के लिए जो कोशिश की और वर्तमान में परिस्थितियों पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमें बताइए कि जैसे फील्ड में और कुछ जो लोगों में चर्चा चल रही है कि बीटीपी अब खत्म हो गई है या बीटीपी अब नहीं रही, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित ही आपने जो लोगों के दिमाग में जो प्रश्न खड़े हुए हैं, उस मुद्दे को लेकर के आज जब मेरे को प्रश्न किया तो निश्चित ही जनता तक इस हकीकत को पहुंचाना बहुत आवश्यक समझता हूं और आपने इसका प्रयास किया, उसके लिए मैं जनता की ओर से, मेरी ओर तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मैं आपसे ही एक प्रश्न करता हूं कि एक पिता है और उसका बेटा स्कूल जाता है तो उसका मार्कशीट बनती है और मार्कशीट में बेटे का नाम तो होता है, बाप का नाम तो होता ही है, बेटे का मार्कशीट में बेटे का नाम होता है, लेकिन उस मार्कशीट तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसके पीछे बाप का नाम नहीं लगता। उसी तरह से जैसा कि आप लोग ने सवाल किया कि लोग कह रहे हैं बीटी खत्म हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीटीपी जिस तरह से बेटे के आगे बाप का नाम होता है, उसी तरह से बाप के आगे बीटीपी का नाम, जब तक बीटीपी बाप है तब तक जुड़ा रहेगा। अर्थात बाप का बाप बीटीपी जिंदा है, थोड़ी घायल जरूर हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में बीटीपी अपनी गतिविधियों के माध्यम से लोगों के बीच में आएगी, अपना काम करेगी। कोई इस ख्याल में नहीं रहे कि हमारे बरगद का पेड़ उग गया, इसके नीचे कोई पेड़ पौधा नहीं उगेगा। ये ख्वाब कुछ लोग पाले हैं, इसे दिमाग से निकाल दें। बीटीपी ने जो मुद्दे दिए थे वही मुद्दे लेकर के आज लोग काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, बाप कभी बीटीपी रूपी बाप कभी नाराज नहीं होगा। वो तो अच्छा है, बच्चे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिर फिरे लोग बीटीपी खत्म हो गई है ये बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। आज भारतीय ट्राइबल पार्टी ने देश पर अलायंस के साथ जुड़ करके पूरे देश के अंदर
अपना काम कर रही है। आने वाले टाइम में भारतीय ट्राइबल पार्टी गुजरात में, महाराष्ट्र में गए चुनावों में 6 विधायक बीटीपी द्वारा खड़े हुए। पूरे देश में बीटीपी की मांग चल रही है और बीटीपी अपना अभियान पूरे देश में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीबों के हितों की आवाज़ बंद करके अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। ये उन लोगों को जवाब है मेरा कि जो कहते हैं कि बीटीपी ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बात कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मैं आपके इस सवाल का उत्तर देना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आदिवासी नेतृत्व, वह चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्या समाज के हितों के प्रति सही मायने में जवाबदेह है? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी, बाप की लड़ाई में आखिर जो आदिवासी समाज है वो कहाँ, किस ओर जाए सर? निश्चित ही बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया। और इस समय दक्षिण राजस्थान के आदिवासी नहीं बल्कि आम लोगों के लिए एक मंथन का विषय बन गया है। और नेतृत्व जो खड़ा हुआ, चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, निश्चित ही दक्षिण राजस्थान में आदिवासी मुद्दों पर एक आवाज़ बुलंद हुई और इसका श्रेय भारतीय ट्राइबल पार्टी को खड़ा करने वाले छोटू दादा वसावा महेश भाई को जाता है। अगर वो ये पार्टी पहले खड़ी नहीं करते, राजस्थान में नहीं आती, तो आज देश लेवल पर पूरे देश में जो बिगुल बज रहा है, जो आवाज़ है आदिवासी अधिकारी की, वो नहीं होती। तो निश्चित ही बहुत बड़ा हमें उपलब्धि मिली। चाहे बीटीपी हो, चाहे बाप काम कर रहे हो, उपलब्धियां मिली। लेकिन आज बहुत बड़ा चिंता का सवाल खड़ा हो गया है कि एक आदिवासी क्षेत्र में लास्ट झोपड़ी में बैठे हुए आदमी का मनोबल बड़ा था कि आदिवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए 5वें मुद्दों के लिए खड़े हुए हैं, मुखर हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि आपने प्रश्न किया कि लोगों का ये कहाँ है, तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर एक जो मनोबल था उसको ठेस पहुंचने जैसा वातावरण दिख रहा है। अब इस वातावरण को खड़े करने वाले लोग कौन हैं? सारे लोग तो है ही नहीं। यह ऐसा क्यों हुआ? जिसको स्पष्ट करना, जिसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ आज जो कुछ आम श्रोताओं और आम नेताओं, आम समाज सुधारों को पब्लिक से बोल रहा हूँ, मैं किसी से सीधा विरोध करने के लिए नहीं, मेरे पास तो किसी की विरोध करने का काम ही नहीं है। मैं मुद्दे समाज के हित में कैसे वो बात करने वाला आदमी। तो उस मुद्दों के आधार पर मुझे, मेरी चिंता ये है कि एक लंबे समय से हमारे गमेती, घर आंगन, पाल, चौराहों, तीज त्योहार, मरण जरण एवं भक्तगण धाम धूणियों पर बैठकर यह चर्चा करते देखे हुए मेरे जिंदगी में देखे मैंने कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नौकरी में जाना चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए, अपनी हक
अब की बात के लिए ऐसा समाज से लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसी चर्चा मेरे परंपरागत सिस्टम में बैठे हुए हमारे समाज के शुभचिंतक करते आ रहे थे। चलो आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए, उनकी भावनाओं के अनुसार हम उस मुकाम पर पहुंच गए, आज हैं। लेकिन मुकाम पर पहुंचने पर जो अभी अभी 5-6 महीने में, साल भर में इस एरिया के अंदर जो आपस में वाकपटुता, एक दूसरे के विरुद्ध में जो बोलचाल चल रही है, भाषाओं का उपयोग मोल तोल करके नहीं बोला जा रहा है, जिसकी वजह से एक चिंता का विषय खड़ा होता है। तो हम उस मुकाम पर आ गए, लेकिन मैं जो देख रहा हूं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे दिग्गज नेता, मेरे बहुत बड़े अच्छे अच्छे नेता हुए, हमारे सभी नेता बहुत अच्छे हैं, अच्छे समाज सुधारक, मैं उनकी तारीफ करूंगा। समाज में एक जागरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समाज को उसका मान सम्मान मिला इनके खड़े होने से, इनके काम से, इसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन थोड़ा दुख भी है, थोड़ी चिंता है, चिंतन का विषय है। सपना साकार होने की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ भी हुआ था। अंतिम व्यक्ति का साकार सपना होने की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ ही किया था। गत 70 साल से 75 साल से पहला ये दौर था जिसमें हमारे इस क्षेत्र के वागड़ और मेवाड़ के लोगों, विशेष तौर के आदिवासी एरिया से जो जन जागरण के बीज खड़े हुए और एक उपलब्धि हासिल की। लेकिन बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि नेतृत्व में यह बोलना, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी हो या समाज सुधारक हो, यह बोलना करना प्रारंभ कर दिया कि मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं, वो अंतिम सत्य है। ये सबसे पहली गलती इस क्षेत्र में हुई है, होने जा रही है। मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं, वो अंतिम सत्य है। इस वजह से जो नेतृत्व लंबे समय से किसी पार्टी में 20-30 साल तक किसी पार्टियों में खड़ा होता आदमी, नेता, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, और वह 20-30 साल के बाद में पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और उससे जो इस क्षेत्र में नया जो नेतृत्व खड़ा हो रहा था उसको आघात लगता है। वो विचार करता है कि कोई आदमी बीजेपी में 20 साल रहा, वो कांग्रेस पे जा रहा है, और 20 साल कांग्रेस में रहा, 20-30 साल वो बीजेपी में जा रहा है। तो एक युवाओं में जो नेतृत्व खड़े होने का रुझान पैदा हुआ था, उसको बहुत बड़ी चोट लगी है। ये मैं खुले दम से कर रहा हूं कि इसका पीछे छिपे हुए कारण क्या हैं, और उनको को ध्यान में रखते हुए हमारा वो नेता बीजेपी, कांग्रेस में कोई भी हो, ये बहुत बड़ा युवाओं को नुकसान पहुंचा है। मैं इस मौके पर मैं कहना चाह रहा हूं। नंबर 2, ये भी
देख रहा हूं कि मावड़ मेघाड़ से मारवाड़ और वागड़ से कोई एमपी दिल्ली में जाता है चुन करके, मारवाड़ मेवाड़ के लोग इस आशा से कि इस क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी बहुल एरिया है, जिसका किसी न किसी तरह शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके विकास की जरूरत है, को ध्यान में रखते हुए अपना मत दे करके दिल्ली किसी एमपी को भेजता है, तो वो दिल्ली संसद में खड़ा होकर क्या बोलता है कि काकरी डुगरी प्रकरण में एनआईए से जांच कराने की मांग करता हूं। क्या आपको इसके लिए भेजा था? क्या इस क्षेत्र के मारवाड़ और वागड़ के लोगों के उत्थान की दिशा में अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग, अपनी योजना से बना करके जो पूरा आदिवासी क्षेत्र पलायन जहां हो रहा है, उसको स्थानीय संसाधनों आधार पर रोजगार देने की बात करनी थी, कि आपको इसलिए भेजा कि आप वहां जा करके ये मुद्दा उठाएं कि काकरी डुगरी प्रकरण में हम जांच कराएं। ये इससे युवाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। ये मेरी चिंता और आम लोगों की चिंता है। तो ये सवाल उन लोगों से। फिर हम ये भी कहेंगे कि जो कोई जिम्मेदार आदमी, कोई जिम्मेदार हमारा महानुभाव, हमारा माननीय ये कहे कि मैं काकरी डुगरी प्रकरण में फाइल खुलवाऊंगा, तो क्या आपको फाइल खुलवाने के लिए वहां रहना था या फाइल बंद कराने का प्रयास करना था? अब विभाग किस पर विश्वास करे, ये आज चिंता और चिंतन का विषय। कोई मीटिंगें कर रहा है, जनसलाह उठ रहा है, उसमें व्रत रखने, बाल खुले रखने की बात करके महिलाओं के साथ में अपमानजनक टिप्पणी करता है। क्या इसके लिए, ये बोलने के लिए आपकी जिम्मेदारी थी, या ये थी कि एक जागरण के साथ में समाज किसे अपनी कुरीति या सामाजिक दृष्टिकोण से खत्म करे, कर्जों से मुक्त हो, ये बात करनी थी या ये करनी थी? वहीं एक शख्स, कोई अधिकारी किसी विभाग का सामने आता है, अधिकारी है, अधिकारी की ढंग से बात करना था, वो चाहे किसी भी जाति का। आपको ये बोलने का किसने हक दिया कि तुम तो मीणा हो, तुम हमारा हक खा गए? ये कहने के लिए तुम्हारे पर विश्वास किया था हमने, या समाज आपके साथ इसलिए जुड़ा था जिससे कि समाज के बीच में आपसी वैमन्य झगड़ा पैदा हो? ये हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय है। आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन आपकी बोली की जो शैली है, कब किसके सामने किस भाषा में बात करना है, इसकी ट्रेनिंग लो, आपस में संवाद करो, तब समाज को रास्ता देने की बात करो, न कि समाज को उद्वेलित करके करने का काम मत करिए। इस क्षेत्र का, हमारे
बीटीपी के 2 विधायक जीते, सैलाब खड़ा हुआ, विश्वास पैदा हुआ। बीटीपी के जीतने के बाद और आज तक 4 एमएलए, 1 एमपी बने, खुशी की बात है और समाज धन्य है, हमारी आवाज दिल्ली तक गई। लेकिन आपको 5वीं अनुसूची को बनाने के लिए, बचाने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना था। आप लोग तो इस धर्म कर्म में उलझा दिए गए और उलझ गए। हमारा 1 एमपी तो सबका जवाब देते देते थक गया। 1 एमपी तो जवाब देता देता थक गया और दूसरे क्या कर रहे हैं वो अब सब जानते हैं। इसी में कुछ हमारे अति शिक्षित 1-2 पैदा हो गए, अति शिक्षित कहूंगा, जो एक दूसरे को नक्का कर रहे हैं, वहां तो ठीक है, लेकिन वो नक्का करने में ये चीज भूल रहे हैं कि समाज को नक्का करना। और जो पहले जो आए वो भी एक दूसरे को टिप्पणी कर रहे हैं, उससे वेलाराम का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे समाज को क्या नुकसान हुआ हो रहा है उसको भी गिरेबान में जाग के देखो और एक दूसरे के विरुद्ध कीचड़ उछालने का काम बंद करो, ये मैं अपील करना चाहता हूं। एक मेरा नेतृत्व निकला, हमें बहुत खुशी थी, बिचारा, जिसको कहूंगे बिचारा, हमारे आदिवासी समाज की भाषा में एक कहावत है, बूढ़ो खाए नजारा माते आवे। अरे आज तक तुमको ये पता नहीं है कि मक्के के भुट्टे पर, हरे भुट्टे पर तोता बैठा, भुट्टे का ऊपर का भाग खोला और ऊपर का भाग खोलने के बाद दाने का छिलका नीचे गिराए और गिबो खाई की, गिबो खा दो। और आज तक आदिवासियों के नाम से गिबो खावाड़ा कौन है तमें आज तक पता नहीं पड़ गयो, पर वो खोतरू पड़ गई सारा में मारो आज नहीं। मेरा एक शख्स पुलिस के रह गया, ये अब कानूनी दायरा है, क्या फैसला आएगा वो समय की मांग है। लेकिन एक बात साफ हो गई, मैं जो देख रहा हूं कि कई प्रधान, सरपंच, एमएलए ये गए चुनावों के अंदर पार्टियां, पुरानी पार्टी छोड़ के नई पार्टी, दूसरी पार्टी ज्वाइन करना इस बात को साबित है कि ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे और जिसकी वजह से इनको मजबूरन इधर उधर भागना पड़ा होगा। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा, इस वजह से आज समाज में सामाजिक तनाव है, चिंता है, अशांति है, बेचैनी है और आपसी वैमनस्य से फैल गया है। टकराव महसूस कर रहा है। सावधान हो जाए सुनने वाले, और जो इस तरह की दिशा में इस समाज को ले जा रहे हैं वो सब सावधान हो जाएं। भारतीय ट्राइबल पार्टी की जिम्मेदारी बन रही है और जिम्मेदारी वहन करती रहेगी, आगे तक भी आवाज बुलंद करती रहेगी कि मावा, मारवाड़, वागड़ के लोगों
के विकास के जो पहलू हैं उस संबंध में जो भी सरकारें अपने वायदे कर रही हैं, वादा याद दिलाओ अभियान आने वाले टाइम में जारी रखेगी और आज तक जितने ज्ञापन दिए कमिश्नर, राष्ट्रपति, राज्यपाल को, उनको फॉलोअप के लिए अपने कार्यक्रम जारी रखेगा। ये भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने मिशन को नहीं रोकेगी, धीमे हो लेकिन इस दिशा में कार्यक्रम जारी करेंगे। और इस मौके पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से, जिसके दिलों और दिमाग में बीटीपी बनी हुई है, अपील करूंगा कि आप सब इस दिशा में गौर करें और मेवाड़ और वागड़ के लोगों के हितों में मिल करके अमन चैन के साथ में विकास की दिशा में आगे बढ़ें और पलायन को स्थानीय संसाधनों आधार पर रोजगार, छोटे उद्योग कर पैदा करके हम तैयार करें। उसके लिए आप सब एकजुट, एक सावधान बन करके सोचना, सवाल करें। मैंने तो प्रश्न किए हैं कि ये जो स्थिति है इसको ठीक होनी चाहिए। इसी में इस क्षेत्र का भला है कि ये जो हमारा नेतृत्व जो स्टेटमेंट दे रहा है उस पर पुनर्विचार करें, गौर करें और आने वाले टाइम में ऐसा न हो, सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों के विकास की दिशा में पहल करें और इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स हैं, इस तरह से सारे एमपी, एमएलए अपनी तरह की योजनाएं बना करके पुटअप करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गत 75 साल में उदयपुर में एकमात्र सिद्धा सिंटेक्स स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए खैरवाड़ा केसरिया जी के पास, दूसरी सिद्धा सिंटेक्स डूंगरपुर में है और तीसरी बांसवाड़ा में। मैं पूछना चाहता हूं जनप्रतिनिधियों से गत 75 साल से कि ये जो बनी थी वहां स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए ये बनी थी। ऐसी योजना गत 75 साल से बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता रहे, आपकी अपनी योजना क्या बनाई आज तक जिससे कि स्थानीय रोजगार, हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले? क्या इस दिशा में किया आपने? अरे भाई, अभी तक ये करते रहे बीजेपी, कांग्रेस में जो नेता गए, क्या करते रहे? मैं फिर उदाहरण देकर के अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि एक बाप मंडी में जा करके 1 क्विंटल गेहूं ला करके बच्चों के लिए, और गांव में ये कहता फिर एक बच्चों के लिए 1 क्विंटल गेहूं लाया हूं। ये तो बाप का काम था कि गेहूं ला के बच्चों को पालना था। हमारे एमएलए, एमपी जो भी थे उनका यह काम था। पर यहाँ का ये क्या कहते हैं, जब मैं नरेगा के काम में देखता हूं तो बीजेपी माइंड का मेट होता है, वहां के लोग क्या कहते हैं, हमारे तो वसुंधरा गेहूं दे रही है 2 रुपये किलो। कांग्रेस माइंड के होते हैं, वहां क्या कहते हैं, हमारे तो सोनिया गांधी दे रही है। अरे भाई, ये काम नहीं हुआ। गेहूं लाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये काम थोड़ी है। हमको ये काम गिना के तुम बेवकूफ बना के वोट ले रहे हो, अब नहीं चलेगा। हमको तो यहाँ सोने के भंडार है, हमारे मिनरल हैं, हमारे संसाधन है, यहाँ क्या उद्योग ढूंढे हैं जिससे हजारों युवा इन फैक्ट्रियों में यहाँ काम करके। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज बांसवाड़ा, उदय, डूंगरपुर एरिया के लोग घरों से तो विस्थापित है, बच्चों से विस्थापित है। कितनी खतरनाक स्थिति हो गई है। जब मैं एक ट्रेन में लेबर
ट्रेन है जो सस्ते किराए में, मैं उसके बेट में जब वहाँ के लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ तो एक युवा सराड़ा का क्या कहता है, बीए में पढ़ रहा हूँ, पैसे नहीं है और मैं इसलिए जा रहा हूँ 15 दिन काम करके आऊँ। ऐसे ऐसे मेरे युवाओं के साथ हो रहा है। क्यों भाई? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुल मिला करके यही अपील करना चाहता हूँ उन सब लोगों से, उन सब पार्टियों से, समाज सुधारों के, हमारे सामाजिक संगठनों से कि आप लोग जो रूटीन के काम है उसको काम न बता करके स्थायी समाधान की दिशा में हम सब मेल बैठ करके काम करें और लोगों के हितों का ज़्यादा ध्यान दें, न कि एक दूसरे का नग्गा करने में लगे। हाँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ तो आप कहेंगे कि या तो राजनीति में तो सब जायज़ है। अरे भाई, मैं भी कह रहा हूँ सब इतना जायज़ किस बात का कि तुम कुरेद कुरेद के एक दूसरे के लिए निकाल रहे हो बातें हैं। कोई तो मीडिया सवाल करता कुछ और है और सीधा धर्म कर्म में चला जाता है, कोई जाति में चला जाता है, कोई बड़ा लीडर पार्टी को कहता है कि पार्टी छोड़ने के बाद सीधो मैंने आई सामने गाली देता है। अरे भाई, थोड़ा कैरेक्टर रखो, कैरेक्टर यार। बोलो, पार्टी में सब चलता है लेकिन अभी सब क्षेत्र में चलाना बंद कर दो। सिर्फ हमारे इस एरिया में ये भी मैं कहना नहीं चुकूंगा और कहना चाहिए। 2 आदमी अपनी आवाज उठा रहे हैं देश लेवल पर। राजकुमार रोत में बोलने की शालीनता है, तरीका है, मैं स्वागत करता हूं। गणेश गोगरा चाहे किसी भी पार्टी में लोगों का मुद्दा उठाता है, स्वागत योग्य बात है। हमारे देश लेवल पर चंद्रशेखर ST/SC की बात ये स्वागत योग्य है। हनुमान बेनीवाल जी गरीबों की आवाज उठाते हैं, स्वागत योग्य बात है। अरे भाई, ऐसा काम, ऐसी मुद्दे उठाओ जिससे कि आम लोगों के हित हो, नजरिया हो। सिर्फ गेहूं लाके रोड बनाने के काम बताना बंद कर दो। हमको स्थायी समाधान के स्थानीय संसाधनों को रोजगार चाहिए और लोगों के बीच में आपस में जो हमारा भाईचारा था, ST, SC, OBC और माइनॉरिटी सब मिल करके हम एक नया दिशा में मावड़ व्यापार को बनाएंगे, मावड़, मेवाड़ और वागड़ को उत्थान करेंगे। यही मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। मैं किसी के विरुद्ध टिक्का टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, बल्कि जो बोली और भाषा के माध्यम से जो समाजों में जो वैमनस्य चिंता खड़ी हुई उसको ठीक करने के लिए आइए हम सब बैठ के चर्चा करते हैं और लोगों के हित में बात करें, लोगों को लड़वाने की बात बंद करें और एक दूसरे के साथ में बैठ करके काम करें और प्रशासन से लेकर के जिस तरह से हमारे आम व्यक्ति को बार बार घुमाने की प्रवृत्ति है और उस बार घुमाने की प्रवृत्ति में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, ऐसे विषय पर चर्चा करके हम अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हम मिल करके हम वागड़ मेवाड़ को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे, इसी विश्वास आशा के साथ। सर, जैसे आपने बोला कि BTP के आने के बाद लोगों ने, आदिवासियों ने सपना देखना स्टार्ट किया। मेरा मानना है कि उन सपनों में एक खास सपना था 5वीं अनुसूची। वो 5वीं अनुसूची का यदि धरातल पे लागू हो जाती तो आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हो सकता था। सर, वर्तमान में जैसे BJP पार्टी विधानसभा में भी है और लोकसभा में, जो 5वीं अनुसूची का मुद्दा है न तो लोकसभा में चल रहा है न ही विधानसभा में। आखिर ये मुद्दा कहाँ चले गया और इस मुद्दे को जो पार्टी भले BTP भी आई है, जो BJP भी आई है, आखिर वो मुद्दा इन पार्टियों की जो लिस्ट है उसमें से गायब क्यों हो चुका, क्या क्यों हो गया? सर, आप तो बताएंगे।
बहुत जिनाइन प्रश्न किया जिस मुद्दे को लेकर बीटीपी मेधावी और उसी को लेकर के पार्टी में भी वो मुद्दा ट्रांसफर हुआ। मुद्दा एक ही है, अलग नहीं है। मैं आपको इस सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा कि 1992 में पहली बार उदयपुर सर्किट हाउस में राज्यपाल महोदय को मैंने 5वीं अनुसूची मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया था। 92 में कितने साल हो गए वो आप गिन लीजिए। 92 में ये मुद्दा मैंने दिया, लेकिन मुद्दा पहली बार इतने वर्षों बाद संसद में 5वीं अनुसूची का मुद्दा राजकुमार होते एमपी ने उठाया। कितने साल लग गए आप गिनती करें। सच बात तो ये है कि जब भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक जीते थे, मैंने यही कहा था कि हम राज्यपाल से ही वाद संवाद ज्यादा करेंगे 5वीं अनुसूची के लिए। लेकिन उस समय की परिस्थितियों के चलते पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों विधायकों ने इसको ध्यान नहीं दिया और न देने दिया गया, जिसकी वजह से इस मुद्दे को राज्यपाल से ज्यादा मुखर नहीं हो पाया। चलो उसके बाद बात बन गया, उसका इतिहास अलग है, या बताना मैं उचित नहीं समझूंगा। जो जागरण खड़ा हुआ, छोटू दादा महेश भाई के प्रयास के बाद में जिस तरह से यहाँ पर ये आवाज आई और आवाज आगे तक गई, आज मैं जो 5वीं अनुसूची का जो मुद्दा था उसमें संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार 344(1) के तहत वो माननीय राज्यपाल महोदय को ये अधिकार दिया था कि आदिवासियों की जमीन उनके हाथ से नहीं निकले, उसके लिए पावर दिया था। पर किसी व्यक्ति के नीचे से, घर के नीचे से आस पास जमीन जाती तो उसके जीवन खत्म हो जाता। ऐसा ही कुछ आदिवासियों के लिए हुआ। हम मुद्दा लेके आए, मुद्दा बोले, ज्ञापन दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन बाप पार्टी बनने के बाद भी हम उस पर चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं कि हमारा संघर्ष सही मायने में कहां और चालू करना और किसके साथ होना चाहिए। आज जो मामला कुछ ईगोप्रस्त लोगों की वजह से डिस्टर्ब हुआ, मैं आज अपील करता हूं वापस पुनः बीटीपी तो मुद्दा उसका है ही, लेकिन बाप पार्टी के 4 विधायक एमपी और एक महाराष्ट्र में 5 विधायक। अब हम आप लोगों से अपील करता हूं कि अब एक षड्यंत्र के तहत आपको धर्म करण फलाना मुद्दा स्थानीय मुद्दों से हटा करके राष्ट्रीय मुद्दों में डाल करके आपको उलझा दिया गया। आपको अपने पैरों के साथ क्या हो रहा है ऐसा करने नहीं दिया जा रहा, ये साजिश चल रही है। इसलिए इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारी जो ताकत का प्रदर्शन राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय की तरफ मोड़ देना चाहिए और राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के और हमारा पूरा डायलॉग उनके साथ होना चाहिए। उसको लागू कराने से लेकर के हमारी योजनाएं भी हमारी अपनी दी जानी चाहिए कि 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान है सारे, उसके तहत हमको स्थानीय संसाधनों पर रोजगार देना चाहिए है और इसके तहत इसके जमीनें आदिवासियों से न निकले, वो करना चाहिए। आज एक आदिवासी जमीन
बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, और इसका मालिक कोई और बैठा है। तो मैं सारे विधायकों एमपी से कहूंगा, माननीय राज्यपालों महोदय किसी भी स्टेट में उनसे मिले और ये कहें कि अच्छे अच्छे कानून बदल रहे हैं, खूब कानून मर्जी है वैसे बदल रहे हैं, क्या ऐसा कानून बनाने के लिए या आपका जो पावर है उसका उपयोग करके अध्यादेश करके माननीय राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते कि आदिवासी बेच रहा है, आदिवासी खरीद रहा है और बेच दूसरा है, तो दूसरा बेनामी रूप से बेटे ही नहीं, ऐसा क्या कानून संभव नहीं, बनना संभव नहीं, जबकि कई कानून बन रहे हैं। इस दिशा में माननीय राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, इवन कि मैं यहाँ कहूँगा कि 1 साल में अनुसूचित क्षेत्र के डेवलपमेंट रिपोर्ट जानी चाहिए राष्ट्रपति को, वो भी जारी नहीं जारी मुझे शक है। टीएससी जनजाति परामर्शदात्री समिति की मीटिंगें हो रही नहीं हो रही उसका भी कोई अता पता नहीं है, जिसका ट्राइबल कमिश्नर सेक्रेटरी होता है। तो ये जो लड़ाई तो यहाँ लड़नी थी, हमारे जनजाति मंत्री, हमारे ट्राइबल कमिश्नर सेल हो करके हमको तो टीएससी मेंबर हो, और टीएससी मेंबर से राज्यपाल की तरफ जानता है। अरे आप सब उल्टे इधर इस विधानसभा में इससे टकराना, उससे टकराना, फलना धर्म ने, ये धर्म ने, मैं हूँ, अरे तुमको गलत दिशा में हमको ट्रैक में डाल दिया है। आप माननीय जनजाति मंत्री महोदय से, ट्राइबल कमिश्नर से माध्यम से सीधे राज्यपाल महोदय के साथ में माननीय विधायकों, माननीय एमपी साहब, आपको पूरी चर्चा को दूरी से चलाना चाहिए और राज्य सरकार में बैठे हुए अनुसूचित क्षेत्र को, कलेक्टरों को कन्विंस करना चाहिए, और जो जमीनें आज निकल रही हैं, पूरा एरिया बर्बाद हो रहा है, उसको रोकने की दिशा में आपको प्रयास इस दिशा में करना होगा। तो 5वीं अनुसूची का निश्चित ही उपयोग होगा, और इसका उपयोग करना नहीं करना सिर्फ बातें करने से नहीं, धरातल पर क्रियान्वित और प्रैक्टिकल काम करना भी हम लोगों को प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने लोगों के माध्यम से, अपने माध्यम से काम करना पड़ेगा। और मैं इस मौके पर यह भी कहूँगा कि आज नेहरू ने जनजाति पंचशील के सिद्धांत दिए थे, जिसमें कहा था कि किसी भी तरह के विकास कार्य हैं, वो विकास कार्य उनकी अपनी परंपरागत संस्थाओं के माध्यम से किए जाने चाहिए। अर्थात हमारे पाल, फला, गमेती, गड्ढा, गमेती, भक्त जो हमारा दल है, कोई भी योजना आती है तो उनके माध्यम से खर्च की जानी चाहिए। बीच में दलाली प्रवृत्ति के लोगों के घुसने से हमारा शोषण हो रहा है। तो ये कहा था नेहरू ने, और फिर नेहरू ने यह भी कहा कि इतनी योजना इतनी मत लाद दो, उसको पता ही नहीं रहे। तो ये सारी नेहरू के पंचशील सिद्धांत लागू अगर अनुसार अगर योजनाएं बनती तो इसलिए को लाभ मिल सकता है। और फिर हमारे भैरव सिंह जी शेखावत जी ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्र में, जैसा कि पेशा कानून की धारा 4 कहती है कि 6 शेड्यूल की तरफ पैटर्न में जाना चाहिए, तो भैरव सिंह शेखावत जी ने भी अपनी सरकार में कहा था कि जब तक ऑटोनॉमस काउंसिल का ट्राइबल एरिया में डेवलप नहीं, ट्राइबल का विकास नहीं हो सकता है। मेरे पास कटिंग का प्रूफ है, मैं फर्जीवाद नहीं, मैं ऑथेंटिक है ना। तो इस तरह से बड़े चिंतक हमारी बात कर चुके हैं, उसके अनुसार तो कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ बात एक दूसरे की टांग खींचाए, एक दूसरे को गाली देना, और उसको समाज पूरे के पूरे अपने ऊपर ले लेते हैं। व्यक्ति गलत है, किसी भी समाज का तो व्यक्ति गलत है, पूरे समाज को उसको तोड़ने की कोशिश हम सबको नहीं करना चाहिए, श्रोताओं से कहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5वीं अनुसूची के लिए आने वाले टाइम में, अब हो गया जो तो हो गया जी, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को जो पावर मिले हैं उसके उपयोग के लिए नियमित संवाद हमारे सारे विधायकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों और
वर्तमान पूर्व अनुभवी लोगों को बैठ करके राज्यपाल महोदय के साथ संवाद करना चाहिए। पूरे अनुसूचित क्षेत्र पर एक संवाद होना चाहिए कि गत 75 में क्या खोया और क्या पाया। ऐसे संवाद की ज़रूरत है। एक दूसरे को टिप्पा टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। सुधर जाए वरना ये जनता सुधार देगी। मैं तो यही आज कहना चाहूँगा। और कोई बात हो तो सीधा मेरे से बात करें। आके टेबल पर बात होगी, फ़ोन पर नहीं होगी। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो व्यक्तिवादी लोगों की नज़र टेढ़ी होगी। साले वेलाराम को देख लेते हैं, अब देखना पड़ेगा इसको। ऐसा छोड़ दें। मेरा तो कुछ नहीं आज तक होता। स्वार्थ तो बहुत, मैं थैला थोक लिया होता मैं किसी का थैला। लेकिन सावधान रहना, समाज के साथ अगर नुकसान पहुंचाओगे, हमारे अनुसूचित क्षेत्रों के साथ में आपसी वैमनस्य पैदा करोगे, यहाँ के लोगों के साथ में शोषण होगा, ज़मीनें लूटी जाएगी, तो मैं तो अपनी आवाज़ मुखर करूँगा। और इसके बाद में अगर कोई आप टीवी चैनल पर बात करोगे तो आपकी बात का जवाब भी देने को तैयार नहीं हो, कि उस लेवल पर आप हैं ही नहीं। अरे आप तो जी और साथ कहने लायक नहीं बने आजकल इस एरिया में। जो दिमाग की जो वजन लोगों का बढ़ा है, उसका तो जी साहब भी कहने के योग्य नहीं रहा। तो कोई बात हो तो टेबल पर आइए, बात करें। टीवी मीडिया में बात करोगे, वेलाराम तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए नहीं देगा, क्योंकि उस लेवल के आप रहे ही नहीं हैं। और भारतीय ट्राइबल पार्टी पंचायती राज चुनाव में सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। और मेरे भारतीय ट्राइबल पार्टी का कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आप लोग अपने क्षेत्र में वार्ड पंच से लेकर प्रधान जिला प्रमुख की तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार करें। और जो भी चुनाव लड़ने, मेरे आइडियोलॉजी के अनुसार सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हैं, तो आइए कार्यालय में संपर्क करके सिर्फ टेलीफोनिक बैठ के चर्चा करेंगे और आपस में समझेंगे। और समझने के बाद में चुनाव में भागीदारी करें। आइए हम सब मिल करके इस अनुसूचित क्षेत्र में ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और अन्य वर्ग भी हैं, जहां अंतिम व्यक्ति के हित में मिल के काम करेंगे। जोहार, धन्यवाद।